Welcome viewers to IIED's live program Mission आत्मनिर्भर भारत. We are on a mission. Join us. आज के हमारे प्रोग्राम का फोकस है स्किल इंडिया, इंडस्ट्री रेडी यूथ फॉर जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनका आपके बिजनेस को बेहतर बनाने में क्या रोल है, हम उसके बारे में जानेंगे. पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी देने के लिए हमारी एक्सपर्ट मिस सुगंधा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स यूपीएस देहरादून मौजूद है. दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अमित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक एरा हेल्थ यूनिवर्सिटी देहरादून से जुड़े हैं. फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस और आज की सफलता की कहानी द एंटरप्रेन्योर देखना ना भूलें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के हमारे लाइव एपिसोड में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर. मौजूदा समय में ऑटोमेटिक चीजों और ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, जो खुद की सोचने की शक्ति रखता है. आप सभी ने रजनीकांत की रोबोट और 2.0 तो देखी ही होगी. इस फिल्म में दिखाया गया है कि रोबोट चिट्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन नमूना है. और आईआईडी के इस लाइव सेशन से आप जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे बिजनेस में इसका रोल होता है. जानेंगे आज की हमारी एक्सपर्ट से. आई वेलकम मिस सुगंधा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स यूपीएस देहरादून. वेलकम मैम. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आपने मुझे ये मंच दिया ताकि मैं अपने ऑडियंस की थोड़ी सी मदद कर सकूं जानने में कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ बज अराउंड दिस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लोगों को इसके बारे में अभी तक कुछ मतलब खासकर अगर हम उन लोगों की बात करें जो कि टेक्निकल एरिया से नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड है और जिसके बारे में आई थिंक आज की डेट में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब घर पे या तो एलेक्सा, सिरी, इको हर चीज यूज कर रहे हैं, राइट? सो आज का एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अगर वो ये टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हैं तो उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें पता नहीं है. ठीक है, तो मैम इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ और अहम सवालों के साथ हमारे आज के पैनलिस्ट भी जुड़े हैं. मिस्टर विवेक शुक्ला फ्रॉम आईआईडी, जो आपसे जो है कुछ कठिन सवाल भी पूछे जा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अब मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी लाइव ऑडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बताएं. हाँ जी, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडेड इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो जिसके थ्रू हम एक टास्क कंप्लीट कराते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको डेफिनेशन पे जाऊं डायरेक्टली, तो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कंप्लीट टास्क्स which would require human intelligence. Otherwise, जो AI algorithms होते हैं ये टैकल करते हैं लर्निंग. जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे लर्निंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एल्गोरिदम ड्रिवन होते हैं. इन एल्गोरिथम्स का काम होता है लर्निंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल रीजनिंग को इमिटेट करना, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन करता है. ठीक है, ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म दिया था जॉन मैककार्थी, जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, सन 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी. वहां पे जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जॉन मैककार्थी जी, उन्होंने ये टर्म दिया था. और जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि हम इतने डिवाइसेस यूज करते हैं, सब लोग इंटरनेट पर हैं, अगर आप फेसबुक भी विजिट करते हैं और एक क्लिक करते हैं तो यू जनरेट डेटा. ठीक है, अब आप ये सोच लीजिए कि एक जन एक दिन में कितना डेटा प्रोड्यूस करता है, कितना डेटा जनरेट करता है. ठीक है, सो
इतने डेटा जिसे हम बिग डेटा कहते हैं, द इंक्रीज डेटा वॉल्यूम, द एडवांस्ड एल्गोरिदम्स एंड जो इम्प्रूवमेंट हुई है कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज में, ठीक है, दैट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एआई व्हाट वी आर सीइंग टुडे। सो मैम, आप अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं इसके बारे में? श्योर श्योर, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन पे जाते हैं तो AI is the study and design of intelligent agent. अब इंटेलिजेंट एजेंट एक प्रोग्राम हो सकता है, इंटेलिजेंट एजेंट एक मशीन हो सकता है, इंटेलिजेंट एजेंट एक डिवाइस भी हो सकता है। अगर हम एजेंट की बात करें तो वो एजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। जब एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है तो एनवायरनमेंट से कुछ वैल्यूज लेता है एज एन इनपुट, उन वैल्यूज के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस के बेसिस पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, और वो एक्शंस होने चाहिए बहुत ही ऑप्टिमल। ठीक है, ऑप्टिमल एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता 10 किलोमीटर है, एक रास्ता 5 किलोमीटर और एक रास्ता 3 किलोमीटर है। मेरा जो इंटेलिजेंट सिस्टम है शुड बी एबल टू फाइंड आउट द पाथ फ्रॉम ए टू बी जो कि सबसे लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, सबसे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पाथ 3 किलोमीटर का है मैं उसको चुनूंगी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो एआई का जो मेजर एम है, जो मेन एम है, वो ये है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना फ्रॉम ए टू बी, या ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए, जैसे एजेंट और एनवायरनमेंट है। एजेंट क्या हो सकता है, जैसा मैंने कहा, एक ह्यूमन, एक मशीन, एक रोबोट या प्रोग्राम। ठीक है, ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट और एजेंट इंटरैक्ट कर रहे हैं। एजेंट में कुछ सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से डेटा इनपुट लेते हैं। जैसा कैसा डेटा हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो ह्यूमिडिटी हो सकता है, वो एक इमेज हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हम ऑडियो सिग्नल्स, हम वीडियो सिग्नल्स, ठीक है, हम हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, डेटा इनपुट लेते हैं एनवायरनमेंट से। उसी तरह जो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं उनमें सेंसर्स होते हैं जो कि परसीव करते हैं एनवायरनमेंट से डेटा। अब इन एजेंट्स में एल्गोरिदम्स होते हैं। जो ये एल्गोरिदम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जैसे कि ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आई हैव टू मेक अ डिसीजन एंड माई डिसीजन शुड बी ऑप्टिमल इन नेचर। तो मैं क्या डिसाइड करूंगी कि मुझे 3 किलोमीटर वाला पाथ चुनना है ए टू बी के लिए। तो डिसीजन मैंने लिया कि ए टू बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। एंड इफेक्टर्स या एक्चुएटर्स, इफेक्टर्स और एक्चुएटर्स की हेल्प से मैं एक्शन लेती हूँ, एक्शन परफॉर्म करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आई ड्राइव माई कार फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ पाथ दैट इज ऑफ स्ट्रेच 3 किलोमीटर, राइट। सो दिस इज हाउ इफेक्टर्स एंड एक्चुएटर्स वर्क। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बुद्धिमत्ता के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना। रीजनिंग जैसे कि मैंने अभी गैस पे सपोज एक पतीला रखा है गरम, ठीक है, जैसे ही उसमें बॉईल हो गया, सब कुछ ऑफ किया, मुझे पता है कि वो गरम है, इसीलिए मैं क्या करूंगी, आई यूज अ क्लॉथ और आई यूज अनदर टूल टू होल्ड दैट एंड उसको नीचे रखने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग। लर्निंग, आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। ये भी ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षमता है। ठीक है, लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको पता है आप बच्चे के सामने कुछ ब्लॉक्स दे देते हैं, ठीक है, उसने एक पैटर्न देख लिया, उस पैटर्न की हेल्प से वो ब्लॉक्स को रीबिल्ड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। या सपोज
आप गाड़ी चला रहे हैं, इतने में आगे ऑब्स्टेकल आ गया, आप तुरंत ब्रेक लगा देंगे। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। परसेप्शन, आप एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं, वो हो गया परसेप्शन। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, आप सपोज अगर आपको पता हो, अगर बच्चा होता है उसे बोलना नहीं आता है, लेकिन वो अपने मदर के हाव भाव से भी काफी कुछ समझ जाता है, ठीक है, विदाउट कुछ बोले। ठीक है, अगर हम एलेक्सा, सिरी और इन सब की बात करें, ये डिजिटल वॉइस असिस्टेंट्स हैं जो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्जन एंड टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्जन, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो आजकल हम जेस्चर एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, जहां से हम आपके एक फेशियल ह्यूमन फेस के जेस्चर्स के बेसिस पर ही आपका मूड डेसिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, दो तरह की प्रोग्राम्स होते हैं। एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग करी होगी या जावा या सी प्लस प्लस किसी पे काम कर रखा होगा। अगर एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी का, तो उसमें आप क्या करते हैं, 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर a, b और c। ठीक है, a को वैल्यू दे दिया आपने 1, b को वैल्यू दे दिया आपने 2, फिर आपने कहा c इज इक्वल टू a प्लस बी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और c में वैल्यू को स्टोर करा दिया आपने 3 की। अब इस प्रोग्राम में आपने क्या किया, आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इस प्रोग्राम को कि वो a और b एक्सेप्ट कर सकता है, और वो दोनों भी इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर if anything happens outside this code, the program will come to a halt or the program will crash or it will give you a wrong output. ठीक है, but this doesn't happen in AI. The programs with AI, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप उन्हें लर्न कराते हैं। ठीक है, एक डेटा सेट होता है, डेटा सेट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इस डेटा सेट को डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है एक ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्ट डेटा सेट में। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट से आप उस मॉडल को ट्रेन करते हैं। सपोज मैंने कहा, उस मॉडल को मैंने बताया कि 2 + 7 = 9, 0 + 1 = 1, 4 + 8 = 12, 9 + 1 = 10। अब जब मैं नेक्स्ट इनपुट दूंगी, सपोज आई गिव हिम एन इनपुट 4 + 1, on the basis of this training data set, the AI model has learned by itself. Now what happens is, when I pass a value 4 + 1, it gives me an output 4 + 1 = 5. Okay, so programming with AI में क्या करते हैं, हम मॉडल को ट्रेन करते हैं पहले, ठीक है, और टेस्ट करते हैं उसकी एक्यूरेसी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट डेटा सेट। AI के जितने मॉडल्स हैं, कोई भी 100% आउटपुट दे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सपोज 2 एप्लीकेशंस हैं AI की, और एक एप्लीकेशन सपोज 84% एक्यूरेसी देता है, 84% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और एक एप्लीकेशन 90% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सो एप्लीकेशन B इज मोर इंटेलिजेंट दैन एप्लीकेशन A। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है। जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू में, वो उसमें कम है, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो दैट इज व्हाई एक AI application is much more successful or much more popular because it has a higher accuracy. AI basically 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। You have type 1 and type 2. अगर हम बात करते हैं type 1 की, तो ये बहुत ही पॉपुलर टर्म्स हैं, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सुपर AI। जब हम उन टास्क की बात करते हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो, उनको हम वीक AI बोलते हैं। ठीक है, जैसे वीक AI की अगर हम बात करें, इसे हम नैरो इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इसे हम ANI भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसे एप्पल का सिरी है, अमेजोन का एलेक्सा है, ये फॉर्म ऑफ वीक AI है। क्यों? क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। It cannot perform anything beyond those tasks. Okay. Also, weak AI, अगर मैं suppose Alexa की बात करूं, suppose मैंने कहा Alexa, how are you? Already predefined, it is trained with 5 or 6 dialogues, but it cannot go beyond those dialogues. Okay. अगर आप कहते हैं good night Alexa, तो
आप देखेंगे एक दिन वो कुछ और बोलेगी, दूसरे दिन शायद वो कुछ और बोल सकती है, लेकिन आपने उसको ट्रेन कर रखा है 5 या 6 सेंटेंसेस के साथ, वो उसके बियॉन्ड जाएगी नहीं, ठीक है। सो दिस इज वेक एआई। यस, there is no genuine intelligence, you have just programmed them, ठीक है। there is no self awareness also, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई की जब हम बात करते हैं तो आजकल आपने सुना होगा सोफिया रोबोट के बारे में, जिसे दुबई की सिटीजनशिप भी दी गई है, ठीक है। उसमें जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो थोड़ा हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, एक तो वो 60 टाइप ऑफ फेशियल जेस्चर्स रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। 50 नहीं, 60, लेट मी करेक्ट, 60। उसके अलावा इट हैज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस। मैंने और विवेक सर, सपोज मैंने और सोफिया ने कोई बात कही, तो उसने जो भी हमारे बीच डिस्कशन हुआ उससे अपने नॉलेज बेस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद उसने विवेक सर से बात करी सपोज, तो जो मेरा और उसका कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसी डेटा को वो दोबारा यूज कर सकती है अपने आंसर्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग एआई की बात आती है, स्ट्रॉन्ग एआई को हम जनरल एआई भी कहते हैं और एजीआई भी कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि कुछ अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस एग्जिबिट करती है, ठीक है। अब आता है सुपर एआई। जो सुपर एआई है उस पे काम चल रहा है, और जिस दिन ये अचीव हो गया तो ये दिस विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी एज वेल। अभी थोड़ा सा डिस्टेंट है ये ड्रीम, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं एआई को लेके, बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, बिकॉज रेगुलेशन नहीं है कोई, ठीक है। अगर एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर एज वेल। जो डिजाइनर है अगर उसका मोटिव है कि मुझे डिस्ट्रक्शन कॉज करना है, तो माय सिस्टम विल डू द सेम थिंग, राइट? Yes, it will do the same thing. So we need to bring in a lot of rule and regulation. And जैसे मैंने कहा कि अगर सुपर एआई जिस दिन अचीव हो गया, उस दिन शायद हम भी उनके ही अंडर आ जाएंगे, क्योंकि humans have a certain threshold. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को हम कितनी देर में प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें भी हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो जिस दिन सुपर एआई अचीव हो गया, उस दिन हमारी इंटेलिजेंस लेवल भी ये सरपास कर जाएगा, ठीक है। जैसे आपने रोबोट्स के बारे में साइंस फिक्शन मूवीज में देखा ही है, जैसे पनीशा ने बात करी थी रोबोट मूवी की, सो वी हैव ऑल सीन दैट, ठीक है। बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 कैटेगरी भी कुछ 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखिए, मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्टअप्स या मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें हम, देयर इज अ लैक ऑफ मैन पावर, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर, स्पेशली इन दिस डोमेन। सो अगर एज अ स्टार्टअप मैं कुछ एआई टेक्नोलॉजी लेवरेज करना चाहती हूँ, मुझे इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं कुछ एआई टेक्नोलॉजी वेंडर्स को परस्यू करती हूँ, ठीक है, the moment they are explaining to me what benefits that technology can give to my business, only then I'll be able to use it properly, ठीक है। इसीलिए ये हमारी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकें अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे टाइप 2 की बात करी, तो एक रिएक्टिव मशीन्स होते हैं। रिएक्टिव मशीन्स सिंपल क्या करते हैं, इनमें कोई मेमोरी नहीं होती है, ये कोई पास्ट मेमोरी, पास्ट डेटा रिटेन नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने आईबीएम का चेस प्रोग्राम है, आपने उसके साथ उसी टाइम चेस खेला, वो आपके साथ चेस खेलता है, एक प्रोग्राम है, आईबीएम चेस गेम है, गेम खेलता है, गेम अगर उसने जीत लिया तो ठीक है, नहीं तो आप जीत गए, बस खत्म हो गया, दैट्स इट, ठीक है। रिएक्टिव मशीन्स जस्ट दे रिएक्ट, दैट्स इट, ओके। लिमिटेड मेमोरी की बात करें अगर तुम, एप्पल की जो सिरी है और जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, दे हैव लिमिटेड मेमोरी, ठीक है। तो लिमिटेड मेमोरी में बस ये होता है कि कुछ थोड़े बहुत टाइम लिमिट के लिए जो उन्होंने पास डेटा रिकॉर्ड किया है, बस उसी डेटा को वो यूज करता है, दैट्स इट। फिर आता है थियोरी ऑफ माइंड। थियोरी ऑफ माइंड में अगेन ये पीपल के इमोशन, बिलीव्स, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड दे शुड बी एबल टू इंटरेक्ट सोशली। थियोरी ऑफ माइंड में आ गया आपका सोफिया अगेन, ठीक है, बिकॉज इट इज एबल टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद द ऑडियंस। फिर आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। अगेन नाउ सेल्फ अवेयरनेस इज सेम एज सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके।
the moment the machine knows that this human being is going to unplug me, then the destruction will start. Okay, so self awareness जिस दिन आ गई तो उस दिन उस दिन के चैलेंजेस के लिए हमें अभी से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. क्या मैम यहाँ पर ये कहा जा सकता है जैसे हर एक बिजनेस फील्ड के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, तो बिल्कुल एथिक्स से उनको फॉलो किया जाए. एब्सोल्युटली. अगर आपको पता हो कि ड्रोन्स बैन हो गए थे, क्यों? क्योंकि प्राइवेसी इम्पैक्ट हो रही थी लोगों की. ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अभी जब कोविड-19 और ये कोरोना आया तो सर्वेलेंस में ड्रोन्स को यूज किया गया. ठीक है कि हाँ करते हो बिल्कुल. तो क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो ड्रोन अगर मैं सर्वेलेंस के लिए यूज कर रही हूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा. एग्जैक्टली. उसकी अकाउंटेबिलिटी अगर पुलिस यूज कर रही है उस ड्रोन को लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए या ये देखने के लिए कि लोग अपने घर में हैं या नहीं हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? पुलिस फोर्स को लेनी पड़ेगी. ठीक है, प्लस कितना डेटा कलेक्ट करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज अ सेकंड काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्ले. ठीक है, जैसे मैंने बताया ड्रोन्स बैन हो गए थे, अब वो दोबारा यूज हो रहे हैं सर्वेलेंस के लिए. ठीक है, सो इसीलिए हर टेक्नोलॉजी की जो हमें पहले से ही ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर देने चाहिए, और स्पेशली द इंटेलिजेंट बॉट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और द इंटेलिजेंट मशीन्स, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. राइट. ये देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है. हम लोग रोज इनके बारे में आए दिन पढ़ते रहते हैं. अगर आपको पता हो तो अभी फिलहाल में इसी जून में चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमईज के लिए, जहां पे वो हैंड होल्डिंग करेंगे उनका टू लेवरेज, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टेक्नोलॉजी लैंडस्केप्स ऑफ एआई एंड हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज, the technologies that they can use to benefit their businesses. Autonomous systems हो गए, आपने बात हमने देखा है, गूगल है, टेस्ला है, ये लोग सब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं. ठीक है, मशीन लर्निंग हो गई है. अब अच्छा, मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं एआई के. लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग कुछ और है, एआई और है. नहीं, एआई इज अ बिग डोमेन. Machine learning is a subset of AI and deep learning is a subset of machine learning. ठीक है, तो मशीन लर्निंग में क्या किया जाता है, सपोज आपने देखा होगा आजकल आप हमेशा कोविड ये जो वर्ल्डोमीटर यूज कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, वर्ल्डोमीटर में आप क्या कर रहे हैं, रोज कंफर्म्ड केसेस, डेथ केसेस, रिकवर्ड केसेस रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है, तो ये तो आपने डेटा एनालिसिस किया, कैसे? यूजिंग दी ग्राफ्स. आपने ग्राफ देखा कि अरे बाप रे, ये ऊपर जा रहा है, कर्व ऊपर जा रहा है, स्पाइक ऊपर जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल डेटा एनालिसिस. लेकिन इसी डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना, दैट इज मशीन लर्निंग. ओके, यू मेक यस कि अगर इसी तरह ये जो डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा सेट अवेलेबल है, इसी तरह अगर रोज डेथ केसेस आते रहे तो 10 दिन बाद ये ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है, अगर आपको याद हो, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि जुलाई में इतने बेड्स की हमें जरूरत पड़ जाएगी, इतने सारे केसेस. ये सब क्या है, प्रेडिक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग. अवेलेबल डेटा सेट के बेसिस पे आपने प्रेडिक्ट किया आगे. ठीक है, हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं. अगेन इसमें हिडन लेयर्स कॉन्सेप्ट रहता है, हम आगे देखेंगे. आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स. तो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं, इनको एक्सेसिव डेटा चाहिए काम करने के लिए. ठीक है, एंड एक्सेसिव प्रोसेसिंग पावर चाहिए काम करने के लिए. तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डीप लर्निंग बेस्ड होगी या न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होगी तो रेडी रहिए कि आपको काफी स्पेंड भी करना पड़ेगा इसके लिए. क्यों? क्योंकि यस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज तो होगा ही, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है, डेटा ज्यादा चाहिए. सेकंड, जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज करते हैं डीप लर्निंग में, जीपीयूज. ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप आपका वो डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता है.
तो आपको जीपीयूज की जरूरत है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बैरियर है एमएसएमईज के लिए। क्यों? क्योंकि बजट स्कैंटी है, बजट छोटा है, और जो एआई की टूल्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो एमएससीज को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर उन्हें एआई यूज करना है तो क्यों यूज करना है, क्या पर्टिकुलर बेनिफिट है जो उन्हें चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये भी खरीद लिया गैजेट, ये भी खरीद लिया गैजेट, ये खरीद लिया गैजेट, लेकिन दे डोंट नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद दैट गैजेट। ठीक है, हमने क्या किया, शौक में कारवां खरीद लिया। ठीक है, कारवां लॉन्च हुआ, शौक में कारवां खरीद दिया, अब वो यहाँ पे कोने पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं सुनती तो अपने फोन से ही हूँ भाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, गाना सुन लिया, कारवां मैं सुन ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो जब आप एआई टेक्नोलॉजी पे भी स्पेंड करेंगे या अडॉप्ट करने के लिए आप जो स्पेंड करेंगे मनी, ध्यान में रखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उससे क्या बेनिफिट चाहिए। जैसे चैटबॉट्स यूज कर सकते हैं आप कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर डेटा कलेक्ट करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को कौन से एज ग्रुप के लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट के लिए जो भी रिव्यूज आए हैं, तो ऐसे रिव्यूज क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि किसी की रेटिंग 3322 3322 आ रही है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं क्या इम्प्रोवाइज, किस तरह इस प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करूं। अब 2-3 रेटिंग आ रही है, दैट मीन्स द क्वालिटी इज समवेयर लैकिंग। डिजिटल एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा यस, क्योंकि अमेजोन पे हम लोग सब अपने कस्टमर रिव्यूज देते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो रिव्यूज भी कस्टमर बाइंग पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है, अगर मैं देखूं कि रिव्यूज ही 1 स्टार 2 स्टार मिले हुए हैं, मैं तुरंत उसे मतलब देखूंगी भी नहीं उस प्रोडक्ट को। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज हाउ दीज रेटिंग्स दे इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स बाइंग पैटर्न्स। ठीक है, एंड these ratings help the companies to improve their products further. अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है फैब्रिक की, this gives an insight. Now this is called a business insight. This gives an business insight to the product manufacturer कि भाई फैब्रिक की बड़ी कंप्लेन्स आ रही हैं, so I should work on this, right? Similarly हम बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन की। सपोज एक डेटा आता जा रहा है, डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है, let us say suppose I own a credit card company and I am seeing that Ashok, a person named Ashok, ये अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे पे नहीं करता है। ठीक है, मेरे पास डाटा है इसका हर मंथ का। ठीक है, एंड देयर इज अ पैटर्न। द पैटर्न इज कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है 1 तारीख को, पेमेंट करता है ये 8 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को। ठीक है, नाउ ही कम्स अंडर माय सर्वेलेंस। तो नेक्स्ट टाइम सपोज मैं इसकी क्या करूंगी, या तो क्रेडिट कार्ड की जो कैपेसिटी है वो कम कर दूंगी इसकी। ठीक है, फर्दर लोन्स देने के टाइम पे जब अगर सपोज ये लोन अप्लाई करेगा, आई ऑलरेडी हैव हिज हिस्ट्री विद मी, राइट? सो दिस इज आई एम लर्निंग अ पैटर्न आउट ऑफ द अवेलेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन। फिर आता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे हमने सिरी और एलेक्सा की बात करी है। ठीक है, चैटबॉट्स, आजकल आपने देखा है, आप हर वेबसाइट को विजिट करो, वहीं पे एक पॉपअप हो जाएगा, मैसेंजर, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट? नाउ यहाँ पे देखिए क्या एडवांटेज है कि आपको एक फुल टाइम कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हायर करने की जरूरत नहीं है एआई के रूप में आपको मिल गया। हाँ, यस, क्योंकि वो क्या करेगा, आप ही की वेबसाइट से आप बोलोगे, सपोज आपने मेरी यूपीएस की वेबसाइट विजिट करी, बच्चा बोल रहा है कि मुझे कोर्सेज बताएं कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज कोर्सेज, तुरंत वो क्या करेगा, जो भी मेरी वेबसाइट में जो भी डेटा, नाउ मैंने टाइप किया कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, दीज आर द 4 keywords. It will try to search these 4 keywords in my website and fetch the data that matches. It fetches it and it presents before me. ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट माइनिंग आ जाती है। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग, why is it is called text mining? Because you searched for the 4 keywords inside the text. ठीक है, फिर आ जाते, तो चैटबॉट से क्या होता है, एक अच्छी बात यह है कि आपको एक फुल टाइम कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर। हमारे इंडिया में ही तकरीबन 60 से ऊपर चैटबॉट स्टार्टअप्स हैं। ओके, सो यस, एंड इट actually helps you.
ऑल दी स्टार्टअप्स इट एक्चुअली हेल्प्स यू. जहाँ पे फंड की कमी है, आप अपना ओन चैटबॉट बिल्टअप कीजिए. IBM व्हाट्सएप है, वॉटसन है, और भी सारे फ्री चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं. और फ्री नहीं है तो वेंडर्स अवेलेबल हैं. हमारे मेक इन इंडिया को हमें प्रमोट करना चाहिए. हमारे पास बहुत सारे चैटबॉट स्टार्टअप्स हैं जिनसे हम वी कैन गेट इन टच विद देम, जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चैटबॉट डेवलप करके दे कैन गिव इट टू यू. ठीक है, सो हम इसको यूज करना चाहिए. रियल टाइम इमोशन एनालिटिक्स हो गया. ठीक है, फिर आपके वर्चुअल कंपेनियंस हो गए हैं, आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए हैं. ठीक है, रियल टाइम यूनिवर्सल ट्रांसलेशन, अगेन आपने बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे हैं. गूगल ट्रांसलेटर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. आपको पता है इस बार जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले थे, जिसपे उन्होंने बहुत पैसा स्पेंड किया था ट्रांसलेटर्स पे स्पेशली, ताकि क्योंकि जापान में सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है द जापानीज लैंग्वेज. ठीक है, तो उसको और ज्यादा फॉरेन फ्रेंडली बनाने के लिए दे हैड डेवलप दी स्मॉल गैजेट्स कि आप उसमें कुछ बोलते, अपनी लैंग्वेज में बोलते, वो उसको ट्रांसलेट करता है जापानीज में. एंड यू नो इट मेक्स interaction more simpler, more friendly with the localites, right? And similarly आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया, सामने वाला क्या बोल रहा है, अगेन उसकी लैंग्वेज जापानीज टू आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उस पे कन्वर्जन हुआ, एंड देन यू कैन हैव अ गुड यूजर एक्सपीरियंस, राइट? थॉट कंट्रोल्ड गेमिंग है, हम पबजी खेल रहे हैं, कितने सारे गेम्स हैं आजकल. ठीक है, दे आर ऑल AI बेस्ड. ठीक है, हम रोबोटिक्स की जहां तक बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ना, रोबोटिक्स में भी काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रोबोटिक्स इज अ पार्ट ऑफ AI. नो, robotics is an absolutely different field. The moment you start making a robot intelligent, then comes into play AI. Otherwise robot is just a machine. ओके, क्योंकि आपने देखा लोकोमोटिव रोबोट्स आप शुरू से यूज कर रहे हैं वेयर हाउसेज में भी. एक डब्बा यहाँ से उठाया, वो डब्बा वहां रख दिया. ठीक है, रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे ही यू इंड्यूस इंटेलिजेंस इनटू समथिंग, दैट बिकम्स AI एम्पावर्ड. ठीक है, फिर सर्जिकल रोबोटिक्स, यस, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में दे आर सर्जिकल रोबोट्स दैट आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, चाहे वो आपके सूचर्स हो या स्टिच करने के लिए या छोटी मोटी बायोप्सी करने के लिए, इन सब में सर्जिकल रोबोट्स का यूज किया जा रहा है. ऑल्दो इसमें भी एथिकल इश्यूज ये हैं कि व्हाई वुड आई एवर वांट अ रोबोट टू परफॉर्म अ हार्ट सर्जरी ऑन मी, बिकॉज अल्टीमेटली आई नो इट्स अ मशीन, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. Who is going to take the accountability? Now, अगर रोबोट ने कर दिया, भाई डॉक्टर बोलेगा भैया इसने किया था, मैंने तो नहीं किया था ऑपरेशन, तो अब आप रोबोट को तो जेल में डालेंगे नहीं. ठीक है, तो बहुत सारे रेगुलेशंस और एथिकल इश्यूज हैं इन सब में, लेकिन वी विल कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर इट कम्स टू AI. ठीक है, फिर कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटीज है. न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज अनदर ब्रांच जहाँ पे बहुत काम चल रहा है. न्यूरोमॉर्फिक का मतलब, आप कई बार इस टर्म्स के अक्रॉस आएंगे. न्यूरो मीन्स द ब्रेन न्यूरॉन्स, मॉर्फिक इज सेम, सिमिलर टू. ठीक है, तो प्रोसेसर्स हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. दैट इज न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग. हमने सबने देख लिया ऑटोनॉमस सिस्टम्स यानी ड्राइवरलेस कार के बारे में. ठीक है, अब देखिए कार है तो कार के आगे सेंसर्स लगे हुए हैं, इनपुट सेंसर्स. ठीक है, कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे आपकी ये जेब्रा क्रॉसिंग है, कहाँ पे ऑब्स्टेकल है, आगे अगर गाड़ी है कितनी दूरी पे है, कितनी स्पीड पे आगे वाली गाड़ी चल रही है, सपोज पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रीट. ठीक है, इन सब इनपुट्स को मुझे अगर लेना है तो उसके लिए सेंसर्स होते हैं. ठीक है, and on the basis of that input I take certain decisions, my car takes certain decisions. ठीक है, कहाँ ब्रेक अप्लाई करना है, कहाँ स्पीड कम करनी है, these are all these all come under the driverless cars. ठीक है, आपने देखा होगा अभी तो हमारी नॉर्मल जो कार है जिसमें मैनुअल गियर भी है, ऑटोमेटिक गियर भी होता है. है ना? ऑटोमेटिक गियर जिसमें है that is an intelligent part. ठीक है, आपने जैसी थोड़ी सी स्पीड स्लो करी, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो जाएगा. ठीक है, टेस्ला, जनरल मोटर्स, गूगल का जो वेमो है, टोयोटा है, होंडा है, हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स में. ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज
the person, the driver is not at all controlling his car, and the car is taking decision on its own. Okay. I don't know if that video is running. Yeah. हमने पर मशीन लर्निंग के बारे में, अगेन मशीन लर्निंग क्या करती है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है डेटा में, ठीक है। मशीन लर्निंग में बहुत लोग, मेनी पीपल विल कम अक्रॉस सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मैंने डेटा सेट में ही बता रखा है कि ये पिक्चर डॉग की है और ये पिक्चर कैट की है, लेबल्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। सपोज देयर आर टू पिक्चर्स, आई एम सेइंग ये कैट की है, ये डॉग की है, ठीक है। जब मैं सपोज उसको एक नई पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें कैट और डॉग होगा, तो इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा, मैंने कोई लेबल डेटा सेट नहीं यूज किया है, मैंने सिर्फ उसे 2 फोटोज दिखा दी हैं, ठीक है। अब जब मैं नई फोटोज फीड करूंगी तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल ग्रुप द डेटा कि अच्छा ये फोटो, इसके फीचर्स मुझे कुछ डॉग जैसे लग रहे हैं इसलिए ये जरूर डॉग होगा, इसके फीचर्स कैट से जब मिलते जुलते हैं इसलिए ये कैट होगा। दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अगेन सुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने जैसे आपको बताया कोविड-19 का वर्ल्डोमीटर हो गया, ठीक है। ऑलरेडी डेटा सेट इज अवेलेबल, आई एम जस्ट मेकिंग एन एनालिसिस एंड देन आई एम मेकिंग एन एस्टिमेशन, ठीक है, कि इस अगर इसी तरह ये ग्राफ चलता रहा तो अगले 10 दिन में हमारे डेथ केसेस कितने होंगे, कंफर्म्ड केसेस कितने होंगे, रिकवरी रेट केसेस कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये एक काइंड ऑफ इमेज है जो आपकी हेल्प कर सकता है। देख सकते हैं मशीन लर्निंग भी 3 तरह की है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सपोज आपको पता होगा एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी काफी हेविली इन्वेस्ट कर रही है रोबोटिक डॉग्स में, ठीक है। आप पढ़िएगा उनके बारे में, रोबोटिक डॉग्स के बारे में काफी इन्वेस्ट कर रही है। हम सपोज रोबोटिक डॉग ने एक एक्शन परफॉर्म किया जो कि मैं चाहती थी कि वो एक्शन परफॉर्म करे, जैसे ही उसने एक्शन परफॉर्म किया मैं उसे एक रिवॉर्ड देती हूँ, ठीक है। ये फीडबैक बेस्ड लर्निंग होती है एक्चुअली, ठीक है। अगर मैंने उसे रिवॉर्ड दिया, दैट मीन्स इट नोज दैट इट इज डूइंग वेल। The moment I give him a punishment में भी एक स्कोर कम कर दिया या -10 कर दिया स्कोर में, ठीक है। दिस इज अगेन अ नेगेटिव फीडबैक दिया तो इट नोज इट डजंट हैव टू डू इट दैट वे। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इट इज फीडबैक बेस्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया, ठीक है। डायग्नोस्टिक्स में भी स्पेशली इमेज क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, ट्यूमर टिश्यू के बारे में कि ये बेनाइन है या ये मैलिग्नेंट टिश्यू है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मॉडल को बहुत सारे जो डिजिटल इमेजेस होते हैं, एक्सरेज होते हैं, MRIs होते हैं, उन पे ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो देन इट इज एबल टू क्लासिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल टिश्यू एंड अ मैलिग्नेंट टिश्यू, अ नॉर्मल टिश्यू एंड अ बेनाइन टिश्यू, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक्स में यूज करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, वेल्थ फोरकास्ट करना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, गेम AI है, रोबोट नेविगेशन है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो हमने Amazon की बात करी, ठीक है। रिकमेंडेशन इंजन बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। फिर स्ट्रक्चर डिस्कवरी है, फीचर एलिसिटेशन है। ये कुछ ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, बट आप एक बार अगर खुद से पढ़ना शुरू करेंगे, जिन्हें इंटरेस्ट है, यू विल डेफिनेटली सी हाउ मशीन लर्निंग इज बीइंग एक्चुअली यूज्ड टू डिस्कवर insightful information from the data that is available, right? ये कुछ बहुत ही वाइडली पब्लिसाइज्ड एग्जांपल्स हैं। द सेल्फ ड्राइविंग गूगल कार, नेटफ्लिक्स में आपने रिकमेंडेशन यूज किया देखा होगा, है ना? जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं, वो आपको कहते हैं कि इनमें से कोई भी 10 मूवीज चूज कीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि कस्टमर का जो प्रेफरेंसेस है, उस प्रेफरेंसेस से लर्न करता है, एंड द नेक्स्ट टाइम अ न्यू मूवी स्ट्रीम्ड, ठीक है, या कोई नई वेब सीरीज लॉन्च होती है, वो आपके सिस्टम पे जरूर दिखाया जाएगा, ठीक है।
So this is how the recommendation systems are used by Amazon Prime and Netflix as well. Twitter आपको पता है, knowing what customers are saying about you on Twitter, again a very very important application of machine learning. क्या ट्रेंड हो रहा है, कौन ट्रेंड कर रहा है आज, ठीक है. आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ लेह में, लद्दाख में अगर स्पीच दी है, तो आज नरेंद्र मोदी ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है. यस, सेंटिमेंट, एब्सोल्युटली सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है. कि जैसे आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जी ने अभी हाल ही में जैसे सुसाइड किया, तो कितने दिन तक सुसाइड ट्रेंड कर रहा था कीवर्ड, ठीक है. एंड these trending keywords, they help the content management companies, the content development companies to produce or generate data, to produce or generate contents and articles on particularly particularly जो उन keywords को वो कर रहे, हाईलाइट कर रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है, तो सुसाइड से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स ट्रेंड करेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे, न्यूज देखेंगे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखेंगे. फिर आ गया फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे हमने बात करी थी. फ्रॉड डिटेक्शन में क्रेडिट कार्ड की हमने बात करी थी, ठीक है. उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स जो है, आप ये देखिए, काफी सारे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर टाइप्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट लेयर रहती है, और जो ये ब्लू डॉट्स हैं, लाइट ब्लू डॉट्स इनपुट लेयर रहती हैं, जो ये येलो डॉट्स हैं, दीज आर दी आउटपुट नोड्स रहते हैं, ठीक है. इनके बीच में आर्टिफिशियल न्यूरॉन प्रोसेसिंग होती है, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है. सिमिलरली जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इनपुट है, इनपुट लेयर ने सेंसर्स, जो सेंसर्स हैं उन्होंने कुछ इनपुट डेटा लिया, जैसे ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, सनी, ठीक है. एंड दीज आर द लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट एक्चुअली प्रोसेस द डेटा, एंड द रिजल्ट कम्स दैट सपोज हेलस्टॉर्म है, तो ड्राइव केयरफुली, ठीक है. तो आप देख सकते हैं जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज चाहिए मेरे सिस्टम को, ठीक है. इसलिए डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को डिप्लॉय करने के लिए मुझे बहुत हाई एंड सिस्टम्स चाहिए होते हैं. कंप्यूटेशनल पावर, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई चाहिए इनके लिए. ये आप देख सकते हैं, दिस इज जस्ट टू शो यू, राइट. इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम लाइफ साइंसेस की बात करें, तो लाइफ साइंसेस में भी न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया जाता है प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स के लिए, बायोमेडिकल इमेजिंग के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है. आजकल आपको पता होगा कि काफी सारे ऐसे एप्स भी आ गए हैं जो आपके क्या कहते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ये जो वाइटल्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करके आप वर्चुअल कंसल्टेंसी ले सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, ठीक है. आप वर्चुअली कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ. आपका जो भी उन एप्लीकेशंस, वो क्या करते हैं, आपके फोन में कुछ जो डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, उनके थ्रू डेटा फीड लेके आपके साथ डॉक्टर को कनेक्ट करा सकते हैं, एंड ऑन अ वर्चुअल स्पेस यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर. यू डोंट नीड टू गो देयर फिजिकली to book in, to consult the doctor. मैन्युफैक्चरिंग में अगेन सप्लाई चेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है. डिफेक्ट डिटेक्शन करना, एनर्जी नीड्स को फोरकास्ट करना. पब्लिक सेक्टर में स्मार्ट सिटीज, जैसे आपको पता है देहरादून, आई एम फ्रॉम देहरादून भी स्मार्ट सिटी के उसके अंदर काफी फंड मिला है, जिसपे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है. सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है. ये सब इन सब का, इससे सबको यूज किया जा रहा है. कम्युनिकेशंस में हम कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट्स की हमने बात करी. कस्टमर इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और डीपन करने के लिए, नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इनको यूज किया जा रहा है. हाँ तक डीप लर्निंग की बात आती है, तो डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का सबसेट है, ठीक है. लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें तो मशीन लर्निंग के हिसाब से डीप लर्निंग ज्यादा अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. इट इज मोर एक्यूरेट देन मशीन लर्निंग,
क्योंकि डीप लर्निंग को जो डेटा चाहिए जिसपे वो डेटा क्रंचिंग करेगा, डेटा माइनिंग करेगा, वो डेटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द मोर द डेटा द बेटर और द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट, बट देन मोर डेटा मीन्स मोर स्टोरेज and more processing capability and more processing time, right? So that is why deep learning जो होते हैं उन्हें substantial computing power की जरूरत पड़ती है, high performance GPUs की जरूरत पड़ती है, parallel architecture की जरूरत पड़ती है. Normal computer system architecture आपका ये data process नहीं कर सकता है, ठीक है. ये again एक just एक example है डीप लर्निंग का. जस्ट द नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाती हैं बीच में, जो आप हिडन लेयर्स देख रहे हैं. ये प्रोबेबिलिटी भी डिसाइड करता है. यस, बिल्कुल बिल्कुल. सपोज जैसे आपको पता है, आपने वेदर ऐप यूज करते होंगे सब लोग, ठीक है. कल क्या टेम्परेचर होने वाला है आपको कैसे पता है ना. आप सपोज एक ऐप यूज कर रहे हैं वेदर ऐप 1 और आप एक ऐप यूज कर रहे हैं वेदर ऐप 2, ठीक है. वेदर ऐप 1 बोलता है कि कल टेम्परेचर 43 डिग्री होगा, वेदर ऐप 2 बोलता है कि कल टेम्परेचर 46 डिग्री होगा. कल जब यानी कि नेक्स्ट डे सपोज कल टेम्परेचर है 42 डिग्री, तो 42 और 43 में देयर इज 1 डिग्री डिस्टेंस डिफरेंस. 42 एंड 46 में 4 डिग्रीज का डिफरेंस है, ठीक है. तो डिफरेंस जो वेरिएंस आया है वो वेदर ऐप 2 में ज्यादा आया है. इसका मतलब है कि वेदर ऐप 1 इज मोर इफेक्टिव देन वेदर ऐप 2. एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, जिसमें मिनिमम होगा, दैट इज मोर बेटर एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है ना. तो वेदर ऐप भी क्या कर रहा है, ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा है कि कल 43 डिग्री है. जो उसने इतने सालों में, हाँ, इतने सालों का डेटा, यानी आज अगर सपोज जो डेट है, ठीक है, इफ टुडे इज 5th जुलाई, तो पिछले साल 5th जुलाई को क्या डेटा था, उससे पिछले साल 5th जुलाई को क्या डेटा था, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट डिसाइड्स, इट मेक्स प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड डेटा. ओके, सी अगेन ये एक मैंने आपको पहले ही एक क्लियर ओवरव्यू दे दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का एक्सटेंशन के अंदर डीप लर्निंग आता है, ठीक है. जहां डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं एंड वी लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है. यस, ये सुपर एआई में भी आता है. यस, सुपर एआई जो है इट यूजेस डीप लर्निंग, ठीक है. लेकिन डीप लर्निंग हमारे बिजनेस उस इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है. मशीन लर्निंग पुराना हो गया है, अब डीप लर्निंग है, ठीक है. तो अब डीप लर्निंग पे हेवीली इन्वेस्ट हो रहा है एंड डीप लर्निंग इज अगेन नथिंग बट मशीन लर्निंग का सबसेट, ठीक है. यस, स्पीच रिकॉग्निशन की बात करी हमने, तो गूगल नाउ, एप्पल का सिरी है, ये डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है स्पीच रिकॉग्निशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए. इमेज रिकॉग्निशन के लिए भी हम डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज का अंडरलाइंग यूज कर रहे हैं, ठीक है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी जो न्यूरल नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ डीप लर्निंग. ओके, डीप लर्निंग में क्या है, इट इज न्यूरल नेटवर्क्स बट नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं बीच में प्रोसेसिंग के लिए जो लेयर्स रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. तो डीप लर्निंग deploys neural networks but with a more number of layers, ठीक है. हम recommendation systems की हमने बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है. past behavior से वो प्रोडिक्ट कर सकता है कि अगर नई मूवी वेब सीरीज आई है तो क्या वो आपके प्रेफरेंसेस पे डायरेक्ट करना चाहिए, नहीं डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है. एरोस्पेस और डिफेंस, वहां पे डीप लर्निंग यूज हो रहा है, ठीक है. To identify objects from satellites that locate areas of interest, identify safe or unsafe zone for the troops. Medical research के लिए यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जा रहा है, जो आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस होती हैं. इन IoT डिवाइसेस क्या होती हैं, वो बेसिकली सिर्फ सेंसर्स हैं जो डेटा इनपुट लेती हैं, ठीक है. लेकिन इंटेलिजेंट IoT डिवाइसेस में हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी डाल देते हैं, ठीक है. हाँ, ये कुछ 60+ स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में जो डीप लर्निंग यूज कर रही हैं ऑलरेडी,
ओके सो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन की, ठीक है, कंप्यूटर विजन कोर एआई में आता है, ठीक है। देन वॉइस इंटरफेस जो हमारे चैटबॉट्स हैं उसमें आ जाते हैं ये, ठीक है। ये भी काफी सारी आप देख सकते हैं स्टार्टअप्स हैं। रोबोटिक्स में एडास वर्क्स है, drive.ai है। हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एआई को टू एनेबल दी हेल्थ केयर, टू एम्पावर दी हेल्थ केयर विद एआई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है हेल्थ केयर में। फिर अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, सेल्स की बात करें, सीआरएम की बात करें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें भी डीप लर्निंग का बहुत एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। ये स्टार्टअप्स एक्चुअली में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रही हैं ऑलरेडी। ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। ओके हम आते हैं अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने एलेक्सा को बोला हेलो एलेक्सा, तो इट हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। हियर द नेचुरल लैंग्वेज इज इंग्लिश, ओके। Alexa has to understand what I said, so that is natural language understanding. Okay, when Alexa replies back to me, that is natural language generation, because it has to generate a language that has to be understood by me. That is natural language generation. So natural language processing makes use of natural language understanding and natural language generation. तो उसमें ऑडियो जो मैंने ऑडियो जो बोला है, ऑडियो को पहले कन्वर्ट किया जाएगा टेक्स्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट माइनिंग करी जाएगी, फिर जो डेटा रिट्रीव होगा उस टेक्स्ट को दोबारा से ऑडियो में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज टू प्रोसेसेस ऑफ जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक ग्राफ है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, बिजनेस वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई है इन द पास्ट फ्यू इयर्स। पहले सिर्फ इंडेक्सिंग होती थी, ठीक है, गूगल ने ही शुरू किया था। आपको पता है गूगल इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल बाबा ही सब कुछ है आज की डेट में, ठीक है। गूगल हैज कई लोग मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं गूगल और एआई में। गूगल के सारे प्रोडक्ट्स एआई एम्पावर्ड हैं आज की डेट में, ठीक है। हेविली इन्वेस्ट करता है एआई में, ठीक है। अगर आप सर्च करें गूगल एआई, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखे हैं, ओपन सोर्स ट्यूटोरियल्स, फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल करा रखे हैं गूगल एआई पे, ठीक है। एनीबॉडी कैन लर्न मशीन लर्निंग, एनीबॉडी कैन लर्न ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ एआई फ्रॉम दैट ओपन रिपोजिटरी, ठीक है। उनके हर प्रोडक्ट में एआई इज द फाउंडेशन, ठीक है। एंड जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, काफी सारे स्टार्टअप जो एआई स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, और ऐसे वेंडर्स हैं जो एआई टेक्नोलॉजीज लेवरेज कराते हैं, उनके साथ उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे, काफी बड़े स्केल पे उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, शुरू में सिर्फ इंडेक्सिंग आई थी, ठीक है। इंडेक्सिंग यानी आपने सर्च किया देहरादून से रिलेटेड जितनी लिंक्स हैं वो सब आपके यूआई पे या इंटरफेस पे आपके स्क्रीन पे आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और उन्होंने उसको थोड़ा और एम्पावर किया, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लेकर आए, ठीक है, तो बिजनेस वैल्यू थोड़ी और बढ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कंटेक्चुअल सर्च बोलते हैं जिसे, ठीक है, कि देहरादून ही नहीं, देहरादून से मिलती जुलती कुछ और भी चीजें हैं तो वो भी एनलिस्ट होके आ जाएंगी, कंटेक्चुअल सर्च, ठीक है। फिर आपने कॉग्निटिव सर्च अलग आ गई, कॉग्निटिव सर्च में आपके एनएलपी भी है, मशीन लर्निंग भी है, नेचुरल ह्यूमन इंटरेक्शन भी है। हम ऑटो करेक्टिव, ऑटो सजेशंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, दे ऑल कम अंडर कॉग्निटिव सर्च। कई बार आपको लगता है कि अरे गूगल को कैसे पता मैं ये पूरा टाइप करने वाला हूँ, है ना, दिस इज कॉग्निटिव सर्च, ठीक है। एंड आगे जो इसका फ्यूचर है, दैट इज ऑल्सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूरल लेस, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन मर्ज्ड विद कंप्यूटर्स, अगेन दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है, बट इस पे काम चल रहा है, ठीक है।
अगेन इस पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई डोंट नो ये क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन टॉक्स टू अ मशीन, ह्यूमन ने मशीन पे बात करी, मशीन ने कैप्चर किया ऑडियो सिग्नल, फिर ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट है उस पे प्रोसेसिंग करी गई, उससे रिलेटेड जो डेटा या टेक्स्ट है उसे रिट्रीव किया गया, उसे दोबारा कन्वर्ट किया गया ऑडियो सिग्नल में, एंड देन उसको मैंने दोबारा सुना, ठीक है। दिस इज हाउ एनएलपी वर्क्स। एंड अगर हम ये बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशंस, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसलेटर एप्लीकेशन। वर्ड, अगर आपने ग्रामरली यूज किया है, कभी नहीं यूज किया है तो जरूर यूज कीजिएगा। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, इट इज अ वेरी गुड टूल। इट employs natural language processing. It is free to use. You just have to sign up for the service. ठीक है, कोई भी आपका लेटर है या आपने कोई ड्राफ्ट बनाया जिसमें आपको ग्रामर मिस्टेक्स अपनी ठीक करानी है, आप ग्रामरली में अपलोड कीजिए। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज एरर्स, इट विल रेक्टिफाई दोज एरर्स। इट इज वेरी इजी टू यूज। इट इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज, दैट यूजेस एनएलपी, ठीक है। कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसे कहीं से भी। फिर हम IVR एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आपको पता है, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, दे आस्क यू कि इस चीज के लिए 1 दबाएं, इस चीज के लिए 2 दबाएं, ठीक है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है या स्टेप्स हैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू कनेक्ट टू अ ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आपकी कई कॉल्स ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम से ही सॉल्व हो जाती हैं, आपकी कई क्वेरीज, ठीक है। फिर अगेन ये जो पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशंस हैं, कॉर्टाना, एलेक्सा एंड गूगल। ईमेल फिल्टर्स, अच्छा, अगर आपने देखा हो, आप सभी ने जब अपना इनबॉक्स खोलते हैं जीमेल में, आप प्रमोशंस देख सकते हैं, सोशल देख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनबॉक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ labels that you can see. You can see primary, you can see socials, you can see promotions, right? आपको जो भी मेल आपके इनबॉक्स में आता है उसे कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। Like I am a person, I am least involved in knowing how many friend requests I have in my Facebook, how many people liked my photos. तो मैं वो, क्योंकि मैंने ईमेल खोला है, मैंने जॉब से रिलेटेड अपने मेल चेक करने के लिए खोला है, तो मैं वहां जाऊंगी ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लेवल पे ही सेग्रीगेट कर दिया मेल्स, ताकि अगर वो सेग्रीगेशन नहीं हुआ होता, आई वुड हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल द मेल्स वन बाय वन टू सी कि व्हाट इज द मेल दैट इज रेलेवेंट टू मी, ठीक है। सो अगेन दैट जीमेल का जो ईमेल क्लासिफिकेशन है, इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो स्पैम फिल्टरिंग होती है, वो भी एनएलपी, ठीक है ना। हाँ, इवन जो स्पैम्स है, क्योंकि वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट असिस्टेंट्स, वी ऑल नो ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सर्च रिजल्ट्स हो गए आपके। सर्च रिजल्ट्स में जैसे हमने बात करी कि गूगल में आप कुछ टाइप करते हैं एंड देन ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट एंड ऑटो सजेशंस आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे प्रिडिक्टिव टेक्स्ट भी वही हो गया कि आपने बस एक क्वेश्चन किया और गूगल ने अपने आप ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, ओके। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक है। डिजिटल फोन कॉल्स हो गई हैं। अगर आपको पता हो तो आप कई बार जब सपोज एयरटेल के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो आपको बोला जाता है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपने जो बातें बोली हैं उसको दोबारा से एनालाइज किया जाता है, आपके सेंटिमेंट्स को रीड करने के लिए, आपके सेंटिमेंट्स को समझने के लिए, कि अगर कस्टमर अनहैप्पी था तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं उसके डायलॉग में that can give an idea about why the customer was unhappy. Okay. कस्टमर ने अगर ये बोला कि बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, पुअर कवरेज है, ठीक है। सो आपने जो बोला है, आपके वॉइस पैटर्न से, आपने जो कीवर्ड्स बार बार यूज करे हैं, द पैटर्न ऑफ द यूजेज ऑफ वर्ड्स, दे आर ऑल स्टडीड, ओके, दे आर ऑल एनालाइज्ड, फाइन। A lot of things.
एंड जो जिस तरह रिप्रेजेंटेटिव ने हैंडल किया वो तो है ही है, खैर, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि द मोमेंट यू रियलाइज दैट द कस्टमर की पिच थोड़ी हाई हो रही है, उस टाइम शांत हो जाओ, लिसन टू हिम, यू नो, काम हिम डाउन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। एंड आपने देखा होगा एक गूगल का सुंदर पिचाई जी ने ही, सीईओ ने ही एक अपना वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया था थ्रू गूगल असिस्टेंट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर यूट्यूब पे जाइएगा ऑडियंस, ठीक है। तो हाउ गूगल असिस्टेंट कैन हेल्प यू इन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट एट अ हेयर ड्रेसर, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर एक्चुअली, ठीक है। रिकॉग्निशन भी एक जगह ले लेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। डेटा एनालिसिस हो गया, टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, देन एक्सपर्ट सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे आप नाम देख सकते हैं, ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं, डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। सपोज मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर के लिए या मेडिकल डायग्नोसिस के एक्सपर्ट सिस्टम के लिए। एक्सपर्ट सिस्टम के बेसिकली आप अगर देख सकते हैं स्लाइड में, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस, इन्फरेंस इंजन और नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्सपर्ट सिस्टम। इस नॉलेज बेस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है। With the help of that expertise, the knowledge base is constructed by a knowledge engineer, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव आपका एक्सपर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। सपोज क्या होता है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं, there are different types of patients that they deal with. One is the regular patient, one is a critical patient, and one is a very very critical patient, ठीक है। अगर मेरे पास नॉर्मल एक पेशेंट आता है एक नॉर्मल वायरल बुखार लेके, ठीक है, एंड आई डोंट वांट कि मेरा डॉक्टर ऐसे छोटे मोटे केसेस को मतलब अपना टाइम स्पेंड करे। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक क्रिटिकल पेशेंट की तरफ डिप्लॉय करूँ, ठीक है। वहां पे आपके एक्सपर्ट सिस्टम्स काम आ जाते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, आप देख सकते हैं एक नॉन एक्सपर्ट यूजर है, सपोज एक पेशेंट है, पेशेंट क्वेरी कर रहा है यूजर इंटरफेस को, पेशेंट अपने सिम्टम्स बता रहा है यूजर इंटरफेस को, ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या कर एक्सपर्ट सिस्टम ने क्या किया, यूजर इंटरफेस के थ्रू डेटा लिया यूजर से, फिर अपना इन्फ्रेंस इंजन रन किया। इन्फ्रेंस इंजन ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज बेस he came to know that this person has these symptoms, that means he is suffering with a viral fever. तो उसने पहले डायग्नोसिस किया, क्या डायग्नोसिस किया, इसे वायरल फीवर है। फिर उसने ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज बेस प्रिस्क्रिप्शन दिया। क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, एक पैरासिटामोल दे दी, ठीक है, एक आइब्रूफिन दे दिया, कुछ भी, ठीक है, एज पर द नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन। So what did the expert system do here? It took data, ठीक है, फ्रॉम दी यूजर, डायग्नोसिस किया एंड प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो ये जो रेगुलर टास्क हैं ये काम परफॉर्म किया एक्सपर्ट सिस्टम ने। और नाम एक्सपर्ट सिस्टम इसलिए क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक है भाई। अब मेडिकल इस चीज के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो आप स्पेस क्राफ्ट या स्पेस मिशन में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनका नाम दिया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ AI। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज आ गए, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट जैसे कस्टमर सपोर्ट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं ये कोर्स और इन सब पे काफी सर्टिफिकेशंस करे होंगे शायद से। तो क्या किया जाता है उसमें कि हर कोर्स के बाद डिजिटल बैजेस होते हैं, ठीक है। यू हैव टू अचीव दोज बैजेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज बैजेस और द परसेंटेज जो आप हर क्विज और हर उसमें अचीव कर सके, आपको फाइनल सर्टिफिकेशन स्कोर मिलता है। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लोन एनालिसिस, वायरस डिटेक्शन एंड एयरलाइन शेड्यूलिंग, कार्गो शेड्यूल्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल डिसीजन, ये सब यूज कर रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स का।
अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी भी क्रेडिट ऑथराइजेशन स्टाफ को हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करती है उस, ठीक है। तो एमएक्स वैसे अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ही है, लेकिन उसके सिस्टम का नाम भी एमएक्स ही है, ठीक है। उसके बाद एक्सकॉन है, एक्सकॉन भी एक बिजनेस एप्लीकेशन है। ये सब मैं एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको। एक्सकॉन जो है, इट वाज मेड बाय डिजिटल वेस्टमिंस्टर, ये ब्रिटेन की कंपनी है। इट स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरर, ठीक है। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करती है, ठीक है। फिर है आपकी मडमैन इज अनदर एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट टैक्स, ईएस, कूपर्स एंड लाइब्रेंज एक बहुत बड़ी अकाउंटेंसी फर्म है जो एक्सपर्ट टैक्स एक्सपर्ट सिस्टम यूज करती है टैक्सिंग के लिए, अकाउंटेंट्स को हेल्प करने के लिए। अगेन रोबोटिक्स और एआई की जब हमने बात करी, तो एआई इज एन अगेन मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड इन रोबोटिक्स। रोबोट्स यूजुअली शुरुआत में असेंबली लाइन में काम करने के लिए यूज किए गए थे, ठीक है, जैसे मैंने बताया वेयर हाउसेज में। बट अब बहुत सारे रिसर्च एफर्ट्स चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाने में, ठीक है। कुछ हैं एग्जांपल्स हैं, किस्मत है, एक रोबोट है जो MIT की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में बनाई गई है, ठीक है। वो ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है, वॉइस में जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकती है, एंड इट कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। उसके अलावा सोफिया की हमने बात करी, ठीक है। सोफिया जो हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ये ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया था। जापान में very popular TV presenter which is again humanoid. इसका नाम है कोडोमोरॉइड टीवी प्रेजेंटर, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड इन जापान। कोडोमो मींस चाइल्ड, तो कोडोमोरॉइड जो है, it stands for Kodomo and the word Android. Again, it speaks a number of languages and is capable of reading news. फिर जिया है, अगेन ये चाइना का रोबोट है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने इसे बनाया है। अगर हम देखें, अगेन ये एक ओवरव्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कौन कौन सी आपने देखी, मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी टेक्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, कंटेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन, मशीन ट्रांसलेशन। वी हैव एक्सपर्ट सिस्टम्स, फिर जहाँ पे स्पीच आ गया, विजन आ गया, प्लानिंग आ गया, रोबोटिक्स आ गया, ये सब एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ यूज केसेस हैं जैसे कंज्यूमर पैकेज गुड्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे इनके यूज केसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, कुछ 5 रीजंस हैं जो थोड़े बहुत हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कस्टमर को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना, ठीक है। सेकंड, कस्टमर से जो डेटा मिलता है उस डेटा को यूज करना, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने के लिए, करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए करेक्ट टाइम पे, ठीक है। प्लस इवन अगर आपको पता हो, इंटेलिजेंट HR प्रोसेसेस आर बीइंग यूज्ड। The AI technology is being used to identify, मतलब जो रेज्यूमेज आते हैं उन रेज्यूमेज में से भी वो रेज्यूमेज आइडेंटिफाई करना जिनमें वो पर्टिकुलर स्किल सेट है या नहीं है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। That's it from my side and I'm ready for questions. Thank you so much, ma'am, for the wonderful presentation. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने एग्जांपल देकर बताया, ईमेल्स में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, और इतने सारे एप्स हैं जिसका हम रोज यूज करते हैं, एलेक्सा का यूज करते हैं, ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है हमारे व्यूअर्स को हेल्प की है समझने के लिए। थैंक यू पानिशा, कि कैसे हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पैनलिस्ट विवेक दत्त एकदम तैयार हैं फॉर द क्वेश्चन, सो आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज आस्क हिज क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच पैनिशा, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू पनीशा। समझने को मिला, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, खास करके वो स्टूडेंट्स जो आज के समय में 9th या 10th क्लास में हैं और वो काफी ज्यादा बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं इस मॉडर्न कल्चर में, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी है आगे के समय में। राइट राइट। वैसे तो आपने हमें सब कुछ समझा दिया, बस मैं आपसे छोटी छोटी चीजें ये पूछना चाहता हूँ जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल भी है। रोल ये एग्जिस्टेंस का, कि हम चैलेंजेस के तौर पर भी सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारे आने वाली स्पीसीज के लिए, जैसा कि आपने बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ड्राइवरलेस कार पे हम जा रहे हैं, अभी हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हम एक इनोवेशन को अपना रहे हैं, की कर, फिर मैम अगर कंपैरिजन आगे के समय में अगर कंपैरिजन किया जाएगा हु इज द बेस्ट, तो उसमें क्या हम ह्यूमन स्पीसीज कहीं बहुत पीछे नहीं रह जाएंगी? जैसा मैंने आपको कहा कि वी आर द क्रिएटर्स एट दिस मोमेंट, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस, जो हमने मशीन लर्निंग की बात करी, डीप लर्निंग की बात करी, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करी, हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे ये उस पर बहुत निर्भर करता है। सेकेंडली, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, ठीक है, जैसे मैंने ड्रोन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि अगर जैसे ड्रोन है, वो जब प्राइवेसी की बात आई तो ड्रोन बैन कर दिया गया, लेकिन जब लॉकडाउन एनफोर्स करना था तब दोबारा से ड्रोन यूज किया गया, और वो भी पब्लिक अथॉरिटीज ने यूज किया ड्रोन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगेन मैंने सर्जिकल रोबोट्स की बात करी, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक रोबोट मेरा एक हार्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी हो जाता है, प्लस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अगर मेरी फर्म ने वो रोबोटिक असिस्टेंट बनाया, और रोबोटिक असिस्टेंट एनीवेज इट्स अ मशीन, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विद द मशीन। A machine can be hacked by a virus, it can be hacked by a worm, it can be hacked in any way, ठीक है। तो मशीन का जो जिसने डिजाइन किया है, इवन जो डिजाइन प्रिंसिपल्स है, उनको हमें उनका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिजाइन करने का, क्या बेनिफिट होगा उसका ह्यूमन मैनकाइंड। ये तो वही बात होगी कि न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन आप किस किस के हाथ में दोगे न्यूक्लियर पावर, है ना। आप अगर न्यूक्लियर, अगर आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास है, यू नो व्हाट अ रोग स्टेट इट इज, आई एम वेरी सॉरी बट आई एम सेइंग दिस ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, बट यस, obviously everybody knows, even in the international media, how can I trust a country like जो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यही बात है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस और फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं कोट करना चाहूंगी। एक देयर हैज बीन अ नंबर 84% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीप फेक्स, ठीक है। डीप फेक्स क्या है, जब हम ऑलरेडी अवेलेबल है डिजिटल कंटेंट है, उसको ऑल्टर करना टू डिफेम सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कई बार आपके ना स्क्रीन पे एक ऐसा आर्टिकल आएगा कि इस, मतलब मोदी ने ऐसा कहा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा कंटेंट, जो कि उसने, जो हेडलाइन थी उसने कोट किया, वैसा कंटेंट कुछ होगा ही नहीं अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को या पॉलिटिशियंस को डिफेम करने के लिए हम डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। आज की डेट में आप देखिए, इंटरनेट में सब कुछ ऑथेंटिक नहीं है, नॉट ऑल वेबसाइट्स आर ऑथेंटिक, ठीक है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, जैसे हम, वेरी सॉरी टू से, जैसे हम वीडियो क्लिप्स की बात करते हैं डीप फेक्स में, आपको पता है आजकल एक सारी चैलेंज हुआ था, ठीक है। सारी चैलेंज हुआ तो सबने, आप, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी, मदर्स ने, आंट्स ने, ठीक है, सबने सारी चैलेंज में अपनी फोटोज अपलोड करी हैं, हर जगह यूज करी हैं। देयर इज अ एरिया कॉल्ड डार्क वेब जिसे कहते हैं,
ठीक है, आपको नहीं पता ये फोटोज कहाँ कैसे मिसयूज हो सकती हैं। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे आपके फेसबुक पे भी फेक रिक्वेस्ट्स आती हैं। ठीक है, और a request by a very beautiful girl and you are lured into accepting the request, and then you don't know who is chatting with you on the other side, right? What तो information? ये what information she might ask you for, हो सकता है वो सिर्फ आपको ये आपके बारे में पता कर रही हो कि भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ठीक है, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो मतलब इट इज ये जो डीप फेक्स का बड़ा एक राइज हुआ है, स्टीप राइज हुआ है। ठीक है, तो ये एक एआई एप्लीकेशन है डीप फेक। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, फेक वीडियो कंटेंट्स जनरेट करता है। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस डेंजर्स ऑफ एआई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है ह्यूमन लाइक डॉस अटैक्स भी होते हैं। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स बोलते हैं हमें। ये 2020 तक अभी 20.4 बिलियन IoT डिवाइसेस वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस ईयर। ओके, एंड रोज कितने तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस आर बीइंग एडेड। ठीक है, एक जो डीडॉस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एक सिंगल अटैक का जो प्राइस है, अगर मैं आपको एक छोटी कंपनी के बारे में बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, $1,20,000 तक एक कॉस्ट चला जाता है, इतना लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो $20 लाख तक का 2 करोड़ डॉलर, ठीक है, इतने तक का लॉस हो सकता है एक कंपनी का। अब क्या हो रहा है, जो ह्यूमन लाइक डॉस अटैक्स हो रहे हैं, दे आर बीइंग पावर्ड बाय एआई। ठीक है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ दीज अटैक्स। ठीक है, डॉस अटैक जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, एक साइबर अटैक होता है जहां पे जो साइबर क्रिमिनल होता है वो जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं एक नेटवर्क सिस्टम के, उन्हें प्रिवेंट करता है उस नेटवर्क को यूज करने से। ठीक है, तो डॉस अटैक्स क्या करते हैं, सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं बाय जैमिंग द सिस्टम। जैम कैसे करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नेटवर्क जैम हो गया, आपका सिस्टम क्रिपल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये भी अगेन आजकल क्या हो रहा है, एआई से एम्पावर किया जा रहा है, तो सोर्स ही नहीं पता चल रहा है इसके बारे में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। ठीक है, देन वी हैव फिशिंग अटैक्स। ठीक है, इनको अगर हम एआई एम्पावर्ड फिशिंग अटैक्स की बात करें तो ये स्पीयर फिशिंग अटैक्स बोलते हैं इनको, कि आज की डेट में जो 90% डेटा ब्रीच होता है दैट इज थ्रू फिशिंग। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, साइबर अटैकर्स होते हैं जो पोज करते हैं एज ट्रस्टेड एंटिटीज, दे सेंड यू ईमेल्स, फोन कॉल्स, एसएमएस। ठीक है, जो पोटेंशियल टारगेट्स होते हैं उनको ईमेल सेंड करते हैं, एसएमएस सेंड करते हैं, तो पोटेंशियल टारगेट्स को लगता है कि ये एक जेन्युइन कंपनी के ही थ्रू मेल आ रही है, जबकि वो जेन्युइन नहीं होते हैं। आजकल कोरोना के टाइम में आपने देखा है कि कितना अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हाँ, बहुत ज्यादा डेटा ब्रीच की वो हुई है कि जो चाइनीज फर्म्स हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रीच द डेटा। ठीक है, लॉट ऑफ फिशिंग अटैक्स इन द नेम ऑफ कोविड, इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि ऐसी लिंक्स पे प्लीज क्लिक मत कीजिए जिसमें कोविड मेंशन्ड हो या गवर्नमेंट मेंशन्ड हो। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है उनके साथ तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि एक लिंक पे आपने अपना पासवर्ड भी दे दिया, ओटीपी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ मैम, अवेयरनेस में जैसे अभी आपने बताया फिशिंग अटैक्स है, साइबर क्राइम्स है, तो अवेयरनेस को फैलाने में एआई का क्या रोल हो सकता है? अवेयरनेस को फैलाने में एआई का ये काम हो सकता है कि सपोज आई एम अ पर्सन, आई डोंट यूजुअली रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन ही जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, या एबीपी का ऐप डाउनलोड कर दिया। ठीक है, या मैं अगर सर्फिंग करती हूँ तो अपने फोन के थ्रू ही सर्फ करती हूँ, तो एआई क्या करता है, इट ट्राइज टू लर्न दी पैटर्न्स ऑफ वेबसाइट्स दैट आई विजिट।
जी ओके, इट नोज कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स आई विजिट। सपोज मैं अपने बेटे के लिए पेरेंटिंग वेबसाइट कोई रेफर करती हूँ, तो इट नोज माय प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो एआई क्या कर सकता है कि कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से इट कैन नोटिफाई यू कि भाई ये वाली जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि आ ही जाता है कि ये जो आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ये अनट्रस्टेड सर्वर है, या इट इज नॉट अ सिक्योर सर्वर, है ना। हम जी करते ही हैं, लेकिन हम एआई से इसे थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, मतलब वी कैन कस्टमर प्रेफरेंसेस को जान के हम लोग कस्टमाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरे ही अकॉर्डिंग वो हो कि भैया आज आपने इतनी वेबसाइट्स विजिट करी थी, ये वेबसाइट सेफ नहीं है, ये विजिट ऐसी है, ये वैसी है, तो हम इस तरह हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडिया भी हो सकता है आने वाले बिल्कुल 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 हो सकता है। ठीक है। हाँ मैं जी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिजनेस सेक्टर के लिए। राइट। जैसा कि आपने एमएसएमईज के बारे में और एसएमईज के बारे में कुछ पहले बता दिया है, पर हमारे कुछ जो कि अभी शायद हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, उनके लिए बात कहना चाहूंगा। सो मैम, पहली चीज तो हम आते हैं जॉब सेक्टर पे और बिजनेस सेक्टर पे, पैरेलली लेके दोनों चीजों को। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द टिपिकल जॉब्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अप्लाई एआई इन डिफरेंट बिजनेसेस। सी, अगर मैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो आज की डेट में वी हैव सर्टेन जॉब्स दैट आर लाइक एआई चैटबॉट डिजाइनर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया देयर आर मोर देन 60 चैटबॉट स्टार्टअप्स ऑलरेडी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया को हमेशा मतलब ग्लोबली एज एन आईटी सर्विस प्रोवाइडर देखा गया है। ठीक है, एंड आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू अडॉप्ट सच स्किल्स। ठीक है, जहां पे भी आपने चैटबॉट डिजाइनर की बात कही, आजकल दे आर इन हाई हाई डिमांड। से मैंने बात करी, चैटबॉट डिजाइनर्स बहुत डिमांड में हैं आज की डेट में। ठीक है, एआई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, तो आपको पता है बीच में एक वो आया था अचानक से, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देयर वाज अ सडन स्पर्ज इन डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जॉब्स के लिए। ठीक है, अब जो है अगेन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, लेकिन एआई स्किल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि डिजिटल कैंपेन्स आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी छोटी सी शॉप भी है, फिजिकल शॉप भी है, लेकिन आज जब तक आप ऑनलाइन नहीं है, जब तक आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना, ठीक है, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स के सिंक में। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट जॉब is AI digital marketing expert, then AI business strategy consultant. ठीक है, अगेन आपकी जो बिजनेस नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्या टूल्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको अडॉप्ट करने चाहिए, किस तरह के ट्रेन स्किल्ड स्टाफ को आपको हायर करना चाहिए। ठीक है, ये सब काम होता है एआई बिजनेस स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट का। ठीक है, ये थोड़ा अपर मैनेजमेंट रोल है। ठीक है, then we have the AI strategy consultant for the public sector. Again, public sector और private sector में थोड़ा सा difference आ जाता है। public sector का जो consultant होगा उसको थोड़ा सा जो government guidelines हैं, the way the government works, ठीक है, उसकी थोड़ी और ज्यादा knowledge की जरूरत है। जिसने ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में काम किया हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का। ठीक है, then there is tech addiction counselor और coach. Yes, you know today आजकल फोन से इतना एडिक्ट हो चुके हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े लोग। ठीक है, अपने फोन को देखे बगैर उन्हें चैन नहीं आता है। ठीक है, तो डी एडिक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं बकायदा। ठीक है, फोन से टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और फोन से जो एडिक्शन है उसको कम करने के लिए, उसे हटाने के लिए। सो अनदर जॉब प्रोस्पेक्ट इज टेक एडिक्शन काउंसलर और कोच।
देयर इज ऑल्सो वन AI आर्किटेक्ट, आजकल AI आर्किटेक्ट है. दिस इज अनदर जॉब दैट हैज सीन अ सडन स्पर्ज इन द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज हैं, AI आर्किटेक्ट्स का जो जॉब पोजीशन है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड पर्सोनल्स फॉर दिस जॉब. ये क्या होते हैं? ये प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, और कहाँ पे AI टेक्नोलॉजी इंजेक्ट हो सकती है सक्सेसफुली. ठीक है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दैट, बट बस नाम थोड़ा सा और ज्यादा टेकी है, AI आर्किटेक्ट. देन AI प्रोडक्ट मैनेजर. ठीक है, AI प्रोडक्ट मैनेजर है, क्या कहते हैं, AI प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है लाइजन करना. ठीक है, liaison between the several business teams. They work with the human resources to identify the organizational changes ताकि आप optimal performance gain कर सको. ठीक है, अगर आप देखो ग्लास डोर पे, आज की डेट पे ग्लास डोर पे अगर AI प्रोडक्ट मैनेजर्स आप सर्च करो, there are more than 1400 jobs in different cities. Okay, in India itself. Then there is data scientist. डेटा साइंटिस्ट की आज की डेट पे ग्लास डोर पे 25,000 डेटा साइंटिस्ट जॉब्स आर अवेलेबल, एंड हाई सैलरी पैकेजेस पे उन्हें हायर किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो आपके डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं आपके डेटा को, आपके इंटरप्रेट करते हैं, दे हेल्प यू क्रिएट स्टैटिस्टिक्स, एंड दे हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर डेटा कैन हेल्प योर बिजनेस. ठीक है, तो उसके बाद आपके जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो हैं ही हैं, खैर, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी AI स्किल्स के साथ. ठीक है, तो इट इज वेरी, मतलब मैं बताऊंगी आपको कि जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, या जो 10th 11th 12th में हैं जो बच्चे, अभी से आप काफी सारे ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है, चाहे आप मूक की बात करें, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, नेप्टेल है, अगर आप सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट ने, MHRD ने ही मूक कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं. दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज. तो आजकल जितनी भी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए भी आती हैं यूनिवर्सिटीज में, इफ यू ऑलरेडी हैव certain skills in your hand, if you already have certifications with yourself, ठीक है, I trust me, you will be the first one to be hired by the company. ठीक है, क्योंकि आज की डेट में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. राइट? हाँ. Thank you so much, Vivek, for the wonderful questions. I would like to thank you, ma'am, for the wonderful explanation in every topic. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us and give your peaceful time to us. Sure. Thank you so much. बहुत सारी चीजें जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम सीख पाए. आज के हमारे लाइव सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. जुड़े रहिए हमारे अगले टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने के लिए. Once again, I would like to thank our guest and our panelists for this session. Thank you, Panisha. Thank you, Vivek sir. Thank you, the entire team. It was nice, and I would love to connect with the audience again and give whatever, however I can contribute to them. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you for having me. Thank you. If you want to start your own dream business, then आप IID से contact कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं. Thank you.